नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी विज्ञान पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एपिसोड नंबर 19 लेकर आए हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। परीक्षा दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है और यहाँ से आज हम आपके लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और आज की क्लास के साथ में, आज के एपिसोड नंबर 19 के साथ में आपका यह जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और आप अगर आज जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, अगर आप इतने प्रश्न तैयार करके जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को हमने सुबह जो है भूगोल की क्लास दिया था और भूगोल की क्लास में हमने आपको एमसीक्यू कराया था। कुछ कारणों से वहाँ पर आपको जो है ऑडियो इशू हुआ था और ऑडियो इशू में जो है एआई के वजह से हुआ क्या था कि यूट्यूब कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा है इस समय। और उस एक्सपेरिमेंट के दौर में उन्होंने क्या किया कि जो हमने वीडियो अपलोड किया सब कुछ था हमारी आवाज़ में था और उसको बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब ने एक्सपेरिमेंट बेसिस पर उसको क्या कर दिया, उसको जो है अमेरिकन इंग्लिश में कर दिया और उसके वजह से आप लोगों को वीडियो देखने में जो है काफ़ी दिक्कतें हुई। उसके लिए खेद है हमें। बाकी हमने वहाँ पर जाके देखा कि ये क्या माजरा है और उसके बाद फिर हम यूट्यूब की सेटिंग्स में गए और यूट्यूब स्टूडियो पर जाकर हमने उस चीज़ को ऑफ़ कर दिया है हमेशा के लिए। और उम्मीद है कि अब दोबारा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है तो आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो अपलोड हुआ आप सीधे जो है सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए। वीडियो का जो सेटिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप क्वालिटी देखते हैं कि क्वालिटी, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो 240 में देखते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी 360 में देखते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी वाईफाई लगा होता है तो 480 720 में देखते हैं। तो जहाँ से आप क्वालिटी चेक करते हैं उसी वाले सेटिंग के ऑप्शन में जाकर आप हिंदी में कर सकते हैं। अगर आगे कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप सीधे जाकर हिंदी में कर दीजिएगा, वापस से हमारी ही आवाज़ में वीडियो चलने लगेगा। कई सारे अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे थे तो इस वजह से हमने वो वीडियो हटा दिया, डिलीट कर दिया और नए सिरे से हमने वीडियो अपलोड कर दिया था। और उम्मीद करते हैं कि अब आगे से ऐसा भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। एपिसोड नंबर 19 है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। आंसर बताइएगा। कॉर्निया जिसको स्वच्छमंडल कहते हैं, प्यूपिल जिसको पुतली कहते हैं, रेटिना जिसको दृष्टिपटल कहते हैं। तो ये आसान प्रश्न है, आप सभी को मालूम भी है, बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के रेटिना वाले भाग पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। और आप सभी अभ्यर्थी 1 का सी इस तरीके से कमेंट करेंगे, 2 का जो भी आंसर होगा इस तरीके से आपको सिंपल में कमेंट रखना है। मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो एक कैमरे की तरह होता है मानव नेत्र। इसका जो लेंस निकाय होता है एक प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं उसी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है और यह प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसा होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश डैश नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रो ए थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कॉर्निया कहते हैं, ऑप्शन बी रेटिना कहते हैं, ऑप्शन सी आइरिस परितारिका कहते हैं। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है किस पतली झिल्ली के माध्यम से हमारे आँखों में प्रवेश करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सेकंड नंबर प्रश्न का वह है कॉर्निया, स्वच्छमंडल। कॉर्निया या स्वच्छमंडल से होकर जो प्रकाश है वो हमारी आँखों में प्रवेश करता है। कॉर्निया एक पतले झिल्ली की तरह, थिन मेम्ब्रेन की तरह होता है और इसी के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न आपका है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग कितना होता है? आई बॉल जो होता है आँख का हमारे, उसका अप्रॉक्सीमेटली वो स्फेरिकल होता है शेप में और उसका डायमीटर आपको पूछा है कि डायमीटर कितना होता है आई बॉल का। 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.1 सेंटीमीटर होता है। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है लगभग गोलाकार होती है और लगभग गोलाकार होती है तो यहाँ पर इसका व्यास पूछा गया है और जो व्यास होता है ये 2.3 सेंटीमीटर होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 1 में आपसे पूछा गया था। प्रश्न था आपके सामने है,
प्रश्न है आपके सामने, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। ये आपका TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था PRT वाले सेक्शन में। तो सामान्य नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी होती है लगभग या 2 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वाले प्रश्न में आपको अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तब आपको बताना 2.3 सेंटीमीटर एज पर NCERT। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम बात करें तो 2 सेंटीमीटर भी आपको दिया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर को 20 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ होता क्या है, आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस के लिए फोकल लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 mm होती है जब आँख हमारी आराम की स्थिति में होती है। तो जब हमारी आँखें आराम की स्थिति में होती है, रेस्ट पोजीशन पर होती है, तो उस समय जो फोकल लंबाई होती है, नाभिक दूरी होती है सामान्य नेत्र लेंस की, वो लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर होती है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अभी हमने पढ़ा कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो अभिनेत्र लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो हमारे रेटिना पर किस प्रकार का इमेज, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सीधा तथा आभासी बनाता है, उल्टा तथा वास्तविक बनाता है, उल्टा तथा आभासी बनाता है। तो क्या आंसर होगा 5वें नंबर प्रश्न का। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है वो रेटिना पर उल्टा यानी कि इन्वर्टेड और वास्तविक यानी कि रियल, तो उल्टा और वास्तविक, इन्वर्टेड या रियल प्रतिबिंब बनाता है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपको NCERT से मिल रहे हैं, नहीं तो फिर जो BPSC TRE में पूछे गए हैं वहाँ से आपको यहाँ प्रश्न लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, कैसा प्रतिबिंब रेटिना बनाता है, रेटिना पर बनता है अभिनेत्र लेंस के द्वारा उल्टा तथा वास्तविक, इन्वर्टेड और रियल। रेटिना की बात करें तो रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स भी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तथा कॉर्निया के पीछे एक संरचना के रूप में स्थित होता है। तो आपको बताना है कॉर्निया के पीछे कौन होता है जो कि गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि पीपल का जो साइज होता है उसको कंट्रोल करता है और कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। ऑप्शन है आइरिस परितारिका, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है रेटिना दृष्टिपटल। तो राइट आंसर 6ठे नंबर प्रश्न का हो जाएगा आइरिस परितारिका। तो आइरिस या परितारिका जो होता है एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, ये पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को तो नियंत्रित करता है, तो पुतली तो वैसे नहीं होता। रेटिना का फंक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आइरिस यहाँ पर परितारिका राइट आंसर है और यहाँ कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा कितनी हमारे आंखों में प्रवेश करेगी उसको कौन रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। आइरिस करता है या प्यूपिल करता है या कॉर्निया करता है, आपको बताना है। तो 7वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो प्यूपिल होता है, पुतली जो होता है हमारी आंखों का, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है जो भी प्रकाश की मात्रा हमारे आंखों में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। NCERT एक्सरसाइज से सवाल लिया गया है कि ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आई, दिस इज ड्यू टू। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं फोकस कर पाती हैं अलग अलग जो है वस्तुओं पर, जो अलग अलग दूरी पर रखी होती हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है, जरा दूरदृष्टिता प्रेसबायोपिया के कारण, समंजन एकोमोडेशन के कारण, निकट दृष्टि नियर साइटेडनेस के कारण। तो मानव नेत्र की बात करें तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जो होती है जिसके कारण विभिन्न दूरियों को चीज़ों को फोकसित कर सकता है उसको हम समंजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। तो राइट आंसर 8वें नंबर प्रश्न का बी है समंजन।
अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, इसको हम समंजन या एकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और आप सभी अभ्यर्थी लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और एक प्रकार से यह आपका जो है टेस्ट हो रहा है, सभी अभ्यर्थी इसको टेस्ट के रूप में लीजिए और खुद से प्रयास कीजिए। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो खुद से प्रयास कीजिए प्रश्नों के उत्तर देखने का। नोट करिए कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं। किसी के 35 में 35 भी बन सकते हैं, किसी के 32 भी बन सकते हैं, किसी के 30 भी बन सकते हैं, किसी के 13 भी बन सकते हैं। आपके जितने भी बन रहे हैं आपको उसी हिसाब से तैयारी करने की आवश्यकता है, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। सारे के सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से हम इसीलिए इतनी मेहनत से बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ का भरोसा हो जाए हमेशा के लिए कि आपके प्रश्न जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही आपके प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये आपका TRE 3.0 री एग्जाम में इस बार सवाल आपका पूछा गया था कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ये आपका सवाल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, प्यूपिल है, रेटिना है, सीलरी मसल्स है। और ऑप्शन आपको हिंदी में इस तरीके से सीलरी मसल्स दिया गया था। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कभी भी आप इंग्लिश जो शब्द है वो उसको ज़रूर याद रखिए। जैसे इस बार आपको सीलरी मसल्स दिया था, बहुत सारे अभ्यर्थी पश्चिमाभी पेशियाँ याद करके गए होंगे, उसकी वजह से भी गलत हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द आपको ज़रूर याद रखना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जा सकता है वो सीलरी मसल्स या पश्चिमाभी पेशी जिनको बोलते हैं हिंदी में, इनके द्वारा किया जाता है। तो द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया ये प्रश्न है जो आपका इस बार TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया था। अभिनेत्र लेंस की अगर हम बात करें तो यह एक रेशेदार जेली लाइक मटेरियल होता है। इसकी जो वक्रता होती है, कर्वेचर होता है, उसमें कुछ सीमाओं तक पश्चिमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ भी परिवर्तित होती है। तो अभिनेत्र लेंस की अगर वक्रता परिवर्तित होगा तो इसका फोकस दूरी भी परिवर्तित होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया सवाल है। आसान प्रश्न है। 25 सेंटीमीटर, आप सभी जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर वह दूरी होती है जिससे हम आराम से जो है क्लियरली कोई चीज़ पढ़ सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर पर रखना होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप और आपके किताब के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए जिससे आपकी आंखें भी खराब ना हो। बहुत लोग बहुत करीब से देखते हैं, मोबाइल वगैरह भी चलाते हैं तो आँख में प्रॉब्लम आ जाता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे हम नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई भी कहते हैं। और यह 25 सेंटीमीटर हमारे लिए होता है। फिर अगला सवाल है, एक सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट ऑफ आई कितना होता है? तो कितना दूर तक हम देख सकते हैं, अब ये सवाल पूछा रहा है यहाँ पर। तो सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट ऑफ आई कितना होता है, कितनी दूरी पर होता है? 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं हम, 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं या अनंत तक देख सकते हैं। अनंत का मतलब है अनंत दूरी तक, कितनी भी दूरी तक हम देख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है अनंत, इन्फिनिटी। तो हम बात करें तो सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए नेत्र का जो दूर बिंदु होता है यानी हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, तो ये हमारी आंखों के लिए अनंत तक होता है। और इस प्रकार अगर हम बात करें तो एक सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक की सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कहने का मतलब है कि जब आप लोग बहुत दूरी से आसमान में देखते हैं, एरोप्लेन जा रहा है, सोचिए ज़मीन से कितना किलोमीटर होगा, कोई अंदाज़ा होगा आपको कि कितना ऊंचाई पर जा रहा है। रॉकेट्स जाते हैं, आपको अंदाज़ा है कितना ऊंचाई पर होगा, तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हैं, ये कहने का मतलब है।
फिर अगला प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समटाइम्स द क्रिस्टलिन लेंस ऑफ ओल्ड एज पीपल बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। क्या आंसर होगा 12वें नंबर प्रश्न का? तो यह जो है मोतियाबिंद के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, कैटरैक्ट के बारे में बताया जा रहा है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्यतः यह प्रॉब्लम पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर कैटरैक्ट मोतियाबिंद है, जिसके वजह से क्रिस्टलीय लेंस जो आँख का होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की जो दृष्टि होती है उसमें कमी आती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय भी हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है कि देखने में कमी आ रही है या तो पूरी रूप से जो है दृष्टि चली जाएगी। मोतियाबिंद की बात करें तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। ये आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद दिखना चालू हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य में एक आँख का क्षैतिज दृश्य कितना होता है? ह्यूमन बींग्स हैज़ ए हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट डैश विथ वन आई। तो एक आँख से हमारी आंखें कितने डिग्री तक का देख सकती हैं? 360 डिग्री तक का, 180 डिग्री तक का, 150 डिग्री तक का। तो मनुष्य का एक आँख का जो क्षैतिज क्षेत्र दृश्य होता है ये 150 डिग्री लगभग होता है। 150 डिग्री होता है एक आँखों से, इसीलिए भगवान ने हमें दो आँखें दी हैं और दो आँखें होने की वजह से हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं। तो लगभग 180 डिग्री तक हम दो आँखों से देख पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी की एक आँखें खराब है, जैसे कैप्टन जॉन स्पैरो, आप सभी कुछ अभ्यर्थी जानते होंगे कैप्टन जॉन स्पैरो के बारे में। तो कैप्टन जॉन स्पैरो का एक आँख मतलब नहीं था उस मूवी में या उस सीरीज़ में। तो एक आँख से इंसान को कितना दिखेगा? तो एक आँख से इंसान को 150 डिग्री का क्षैतिज क्षेत्र दृश्य दिखेगा, हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। तो राइट आंसर सी है 150 डिग्री। और दोनों आँख से बात करेगा तो दोनों आँख से 180 डिग्री तक दिखता है, इसीलिए हम दोनों आँख का प्रयोग करते हैं देखने में। अगला प्रश्न आपका है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में, अगर किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष है जिसको हम मायोपिया कहते हैं, तो किसी आँख में अगर मायोपिया है तो किसी दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, किसी दूर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? तो आप सभी को पता है कि जो मायोपिक आई होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि किसी दूर की जो वस्तु होती है क्यों नहीं दिखती है, उसका प्रतिबिंब आखिर में कहाँ पर बनता है कि वो नहीं दिखती हैं? रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है या रेटिना के सामने बनता है? तो 14वें नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर है 14वें नंबर प्रश्न का इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दृष्टि पटल के सामने। तो निकट दृष्टि दोष युक्त क्षेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना के सामने बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। और इससे युक्त कोई व्यक्ति जो है निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट तो देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर नहीं होता। अभी हमने देखा था दूर बिंदु कितना होता, अनंत होता है, लेकिन जिसको मायोपिया होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, उसका दूर बिंदु अनंत पर हट जाता है, यानी दूर की चीज़ें तो उसको दिखेंगी नहीं, इसका मतलब वो दूर देख नहीं सकता, तो अनंत पर तो नहीं हो सकता, तो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास में आ जाता है, यानी कुछ दूरी तक, नेत्र से कुछ दूरी तक आ जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है, यानी कि नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यही होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया और नियर साइटेडनेस? 15वें नंबर प्रश्न में बात करें तो कॉन्केव लेंस का हम प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। राइट आंसर है कॉन्केव लेंस, जिसको हम अवतल लेंस कहते हैं। और उपयुक्त क्षमता का अगर हम अवतल लेंस यूज़ करते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर ले आता है, जो कि दृष्टि पटल के सामने बन रहा था वो अब दृष्टि पटल पर वापस आ सकता है अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया के केस में। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या क्या होते हैं? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।
यानी एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो ये दो कारण हैं निकट दृष्टि दोष होने का। कारण में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के केस में, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के केस में क्या होता है कि दूर की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो नज़दीक रखी वस्तु या पास रखी जो वस्तु होती है, पास रखी वस्तुओं से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो आखिर में कहाँ फोकसित होती हैं, जिसके कारण हमें नज़दीक का नहीं दिखाई पड़ता है। हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाई ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट। तो ये आपको समझ में आया होगा प्रश्न कि दूरदृष्टि दोष के केस में क्या होता है, दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। तो नज़दीक से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो कहाँ पर फोकसित होती हैं, जिसके कारण हमें नज़दीक का नहीं दिखता है, रेटिना पे, रेटिना के पीछे या इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो रेटिना पर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि रेटिना पर तो दिखता तब तो कोई जाल बवाल ही नहीं था, यानी कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ ठीक होता तभी रेटिना पर बनता, लेकिन कुछ गड़बड़ है तभी रेटिना पर नहीं बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड रेटिना। तो रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि के केस में, याद रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ रेटिना किस में बनता है, तो मायोपिया में बनता है, निकट दृष्टि दोष के केस में बनता है। तो राइट आंसर 16वें नंबर प्रश्न का है बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष को हम दूरदृष्टिता बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इससे युक्त कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 25 सेंटीमीटर रह जाता है क्या हाइपरमेट्रोपिया के केस में, तो आप बोलेंगे कि नहीं, 25 सेंटीमीटर नहीं रह जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रखना होता है। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग दूर रखे जो है चीज़ों को पढ़ते हैं तभी उनको दिखाई देता है, तो ऐसा जो है हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है। अगला प्रश्न है आपका दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को किस प्रकार के लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो कॉन्केव लेंस हमने देखा था मायोपिया के केस में, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के केस में हम कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा, एक याद रख लीजिएगा, दूसरा उसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार कौन सा है। लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज। तो जरा दूरदृष्टि को, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, उसको हम ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं, बेलनाकार लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं या द्विफोकल लेंस यूज़ करते हैं। तो 18वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो जरा दूरदृष्टि जो होता है, प्रेस बायोपिया होता है, इसमें जो है हम कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे लेंस जिनमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का प्रयोग होता है, ऐसे लेंस को हम द्विफोकल लेंस बोलते हैं, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। तो राइट आंसर प्रेस बायोपिया के केस में बाईफोकल लेंस हो जाएगा। राइट आंसर सी है। जरा दूरदृष्टिता की बात करें तो पश्चिमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। तो जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है, जो हमारी सीलरी मसल्स हैं, पश्चिमाभी पेशियां हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं समय के साथ में, एज के साथ में। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो पश्चिमाभी पेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाता है, इसके कारण होता है। बाईफोकल लेंस में जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है, यानी कि कॉन्केव लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। इसके अलावा बात करें जो बाईफोकल लेंस का जो निचला भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में हमें हेल्प करता है। अगला प्रश्न आपका है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है आपका, आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड। और जब हम आपसे बोले टीआरई में पूछा गया है तो आप ये मान के चलिए जैसे ये प्रश्न है आपका एग्जैक्टली टीजीटी साइंस में पूछा गया था।
तो आपको इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संदीप सर ने बोल दिया कि ये पूछा गया, फिर आप जाके अपने पेपर में देख रहे हैं वहाँ आपको मिल नहीं रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया। तो ऐसी बात नहीं है, कि किसी ना किसी पेपर में टीआरई के पूछा गया, इसी वजह से हम आपको ऐसा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है कि बोला गया है तो मतलब आया ही होगा। आई डोनेशन में डोनर के आई का किस पार्ट का ट्रांसप्लांट होता है? क्या पूरी आँख का ट्रांसप्लांट होता है, जैसा आज तक आप जान रहे थे कि पूरी आँख ही बदल दी जाती है, या कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, आँख में जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, स्वच्छ मंडल वाला पार्ट होता है, या आई लेंस जो होता है वो बदल दिया जाता है? क्या किया जाता होगा नेत्रदान में? तो नेत्रदान में जो दाता यानी कि जो डोनर होता है उसके आँख के कॉर्निया वाले भाग का ट्रांसप्लांट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कहने को तो हम बोलते हैं कि आँख दान कर दिया, लेकिन आँख दान नहीं होता है, कॉर्निया का दान होता है। क्लियर हो गया होगा आपको? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्णक्रम का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट? सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकाश के किस रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा ये झुक जाता है? तो बात करें तो आपने ग्लास प्रिज्म का देखा होगा, और उसमें जब आप देखते हैं तो जो लाल कलर होता है वो सबसे ज़्यादा, जो वायलेट कलर होता है, बैगनी कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, बैगनी। वायलेट यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये सबसे ज़्यादा बेंड करता है, सबसे ज़्यादा झुकता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना किसके कारण होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। 7 कंपोनेंट्स में व्हाइट लाइट का जो विभक्त हो जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो श्वेत प्रकाश का उसके 7 कलर्स में बट जाना, इस प्रक्रिया को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विक्षेपण बोलते हैं प्रकाश का। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण या रंग सबसे कम विचलित होता है? तो अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो वायलेट होता है, सबसे कम जो विचलित होता है वो रेड होता है। लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम लाल रंग और सबसे ज़्यादा बैगनी रंग, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही सवाल आपके टीआरई में पूछे गए हैं। बैगनी की बात करें, वायलेट कलर की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट कलर का, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा और सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है बैगनी कलर की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है या सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है? तो वायलेट याद रखिएगा। अगर वायलेट नहीं दिया है विकल्प में तो आपको ब्लू आंसर मिल जाएगा। पूछा गया सवाल है ये, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको वायलेट नहीं दिया गया तो आपको ब्लू आंसर मानना है। पूछा गया सवाल है इसलिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें आपको वायलेट शायद नहीं दिया गया था तो ब्लू आंसर माना गया था। तो बैगनी यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, बैगनी नहीं रहेगा तो ब्लू हो जाएगा विकल्प में, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा और आवृत्ति होता है। लाल रंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे कम ऊर्जा और सबसे कम जो आवृत्ति होती है ये होती है लाल रंग के पास में। अब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने की वजह से और सबसे कम ऊर्जा और सबसे कम आवृत्ति होने की वजह से लाल रंग जो है, लाल रंग सबसे कम फैलता है। मतलब फैलने की बात है कि स्प्रेड नहीं करता है, और ये एक जगह से आप बहुत दूरी से जब आप लाल रंग को देखेंगे तो लाल रंग आपको बहुत दूरी से दिख जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग रुकने के लिए किया जाता है। तो लाल कलर का जो हम या रेड सिग्नल जो हम प्रयोग करते हैं, रेड ही क्यों करते हैं? तो हम रुकने के लिए इसीलिए करते हैं कि लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है। कारण क्या है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने की वजह से, सबसे कम ऊर्जा और सबसे कम आवृत्ति होने की वजह से दूर से हमें ये दिख पाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था? तो कांच के प्रिज्म का प्रयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं जिन्होंने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था इसके माध्यम से? तो ये थे आइजैक न्यूटन साहब। राइट आंसर बी है, आइजैक न्यूटन। और ये सारे जो पॉइंट्स से जो हम सवाल बना रहे हैं सारे के सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः क्या कहलाता है? कौन सा प्रकाश हम उसे बोलते हैं कि कोई भी प्रकाश हो जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है उसे हम श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश आपको मालूम है कि 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के कारण होता है, या फिर प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण के कारण, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बोलते हैं। तो आप इंद्रधनुष के बनने का कारण बताइए, क्या कारण होता है? तो राइट आंसर है सी, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण, दोनों एक ही शब्द है डिस्पर्जन के लिए, चाहे परिक्षेपण बोला जाए या विक्षेपण बोला जाए। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है ये कारण होता है इंद्रधनुष के बनने का। राइट आंसर यहाँ पर सी है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? आपको बताना है सूर्य की संगत दिशा में, यानी सूर्य जिस दिशा में उस दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, या सूर्य के सापेक्ष किसी भी दिशा में बन सकता है। तो इंद्रधनुष की बात करें तो हमेशा, सदैव मतलब हमेशा किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है, यहाँ पर राइट आंसर बी है। और हम जो है आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ सेंड करने में थोड़ा देरी हो जाता है, आप कारण समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है बी आंसर होना था, लेकिन सी यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, तो प्रश्न बनाने में थोड़ा सा कई बार त्रुटि भी हो जाती है। तो जब तक हम पीडीएफ को चेक नहीं कर लेते हैं पूरी तरीके से, तब तक हम आपको उसको भेज नहीं सकते हैं, इस वजह से कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, परेशान नहीं होना है। पीआरटी ग्रुप आप सभी जानते हैं, टेलीग्राम का आपको कमेंट में पिन किया गया, आप वहाँ पे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको आगे पीछे 1-2 दिन में भी आपको हम पूरी तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। पीडीएफ हम कभी नहीं रोकते, ये आपको मालूम है, जो भी क्लासेस रेडी होती हैं, लेकिन एक बार पीडीएफ को चेक भी करना होता है। अब जैसे अभी रात में 10 बजे क्लास देना है, आप टाइम देख सकते हैं 4:33 हो रहे हैं, 5 बजे क्लास लाइव जानी है और रात में 10 बजे भी क्लास देना, तो इसलिए इस बीच हमें समय नहीं होगा कि इस पीडीएफ को हम संशोधित कर पाएंगे, तो रात में ही कर पाएंगे। तो इस वजह से तुरंत आपको हम पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, कारण आप समझ गए होंगे, कई सारे इसमें एरर्स होते हैं जिसको हमें सही करना होता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचते हैं? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो रीच द ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर्स आई का मतलब है कि अगर जो है आसमान में आप इंद्रधनुष देख रहे हैं, आप नीचे जो है ज़मीन पर खड़े हुए हैं, तो आपके आंखों में जो अलग अलग कलर इंद्रधनुष के पहुँचते हों, किसके कारण पहुँचते हैं? तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रकाश के परिक्षेपण, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं था, हटा दीजिए, यहाँ पर भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं था, हटा दीजिए, क्योंकि इंद्रधनुष बनने के लिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो चाहिए, और इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन। तो बी यहाँ पर आपका कंप्लीट आंसर है कि प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इंद्रधनुष के जो विभिन्न कलर होते हैं हमारे आंखों तक पहुँचते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? टीआरई 2 में पूछा गया पीआरटी का सवाल है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? देख लीजिएगा टीआरई 2 या टीआरई 3 15 मार्च वाले पेपर में किसी में ये पूछा गया था। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय परावर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और एक चीज़ आपको हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है कि कोई चीज़ अपने पोजीशन में जो होनी चाहिए उस पोजीशन में ना होकर किसी दूसरे पोजीशन में होगी, यानी जिस तरीके से आपको दिख रही होगी वो उसका असल पोजीशन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आप वायुमंडलीय अपवर्तन को भी समझ सकते हैं कि तारे यहाँ पर टिमटिमा रहे हैं, आप यहाँ पर ज़मीन से देख रहे हैं इस तारे को, लेकिन ये असल में इस पोजीशन पे नहीं है, कुछ अलग समय दशा की पोजीशन में आपको वो तारा दिख रहा है। और ये किसके कारण होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये वायुमंडल के कारण, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसी के कारण ये रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए हम वायुमंडल के कारण होता है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, टिमटिमाता हुआ तारा हमें नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए हमें जो है वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसी को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, और इसी का प्रभाव है तारों का टिमटिमाना। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपके सामने अग्रिम सूर्योदय, एडवांस सनराइज, यानी
दो मिनट पहले ही आपको जो है सूर्योदय के दर्शन हो जाते हैं। विलंबित सूर्यास्त यानी कि 2 मिनट बाद भी आपको जो है सूर्यास्त दिखता है। सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक आपको सूर्यास्त दिखता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होना। एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। तो हमेशा ध्यान रखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो जो जैसा चीज़ होगा वैसा नहीं दिखेगा। यानी 2 मिनट पहले दिख रहा है, 2 मिनट बाद में दिख रहा है, चक्रिका चपटी प्रतीत होती हुई है नहीं लेकिन दिखाई दे रही है। तो कोई चीज़ है नहीं लेकिन उस रूप में दिखाई दे रही है। तो ये सभी उदाहरण हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के होते हैं। तो तीनों ही यहाँ पर विकल्प जो है आपके वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच में समय कितना होता है? 2 मिनट का गैप होता है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ रेडिश दिखाई देना किसके कारण होता है? तो जब बात आएगी कभी भी कलर की, कोई चीज़ किस कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे आकाश नीला रंग क्यों दिखा रहा है, समुद्र के जल का जो हम बात करें तो आकाश के कलर का उस पर प्रभाव पड़ता है, कुछ नीला जैसा दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो जब कभी भी लाल मतलब कोई रंग दिखने की बात आएगी कि नीला क्यों दिख रहा है, ये लाल क्यों दिख रहा है, तो उसका सिंपल कारण हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ट्रिक याद कर लीजिए। कोई चीज़ लाल कोई दिख रही है, कोई चीज़ हरी क्यों दिख रही है, कोई चीज़ नीली क्यों दिख रही है, तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। कोलाइडल पार्टिकल्स के वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की फिनोमिना होती है जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, एक से अधिक, क्या आंसर होगा? तो बात करें टिंडल प्रभाव को दिखाने वाला, तो राइट आंसर यहाँ पर दूध है। दूध जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होने की वजह से यह जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी है, दूध। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा? चीनी का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, स्टार्च का विलयन है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो टिंडल प्रभाव को कौन दिखाएगा? तो स्टार्च का जो विलयन होता है या कोलाइडल होता है, कोलाइडल होने की वजह से या स्टार्च का विलयन टिंडल प्रभाव को शो करेगा। राइट आंसर सी है। इसके अलावा आप किसी घने जंगल के बितान कैनोपी से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आप टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कुहासे में जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, और हम किसी घने जंगल के बितान में भी सूर्य का जब प्रकाश गुजरेगा तो टिंडल का प्रभाव देख सकते हैं। तो टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण ये भी आपको याद रखना है। कुल 3 उदाहरण हो गए आपके, 2 ऊपर प्रश्न में, एक यहाँ पर घने जंगल के बितान में। फिर अगला प्रश्न है, लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश हवा के अणुओं द्वारा कम से कम प्रकीर्णित होता है। लाल रंग आसानी से उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। लाल रंग आंखों के लिए सुखदायक होता है कि हम लाल रंग देखते ही रहते हैं। तो क्या कारण है? तो लाल रंग का उपयोग हम खतरे के संकेत में क्यों करते हैं? डेंजर सिग्नल के रूप में, क्योंकि लाल रंग प्रकाश या लाल रंग हवा के अणुओं द्वारा कम से कम प्रकीर्णित होता है, कम से कम स्कैटर होता है। सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है? लाल कलर का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, लाल प्रकाश का उपयोग रुकने के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि यह डैश के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या विकल्प होगा, और प्रश्न जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए जूम ही कर देते हैं, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो लाल प्रकाश का उपयोग हम रुकने के संकेत के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि यह डैश के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक दूरी से दिखाई देता है। रेड लाइट इज यूज्ड एज सिग्नल फॉर स्टॉप एज इट इज़ विजिबल फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंसेज देन अदर कलर्स बिकॉज ऑफ इट्स। पहला ऑप्शन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर किसी भी अन्य रंग की तुलना में उच्च आवृत्ति और छोटा तरंग दैर्घ्य, हाई फ्रीक्वेंसी और स्मॉल वेवलेंथ कंपेयर टू एनी कलर्स ऑन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो क्या आपने पढ़ा है कि लाल कलर का स्मॉल वेवलेंथ होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। लाल कलर का जो है वेवलेंथ कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, गलत हो गया। फिर है यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, बी भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी है।
दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर किसी भी अन्य रंग की तुलना में इसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और सबसे कम आवृत्ति। तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर किसी अन्य रंग की तुलना में। इस वजह से हमें ऐसा जो है होता है कि जब लाल रंग होता है वो हमें जो है रुकने के संकेत के रूप में करते हैं, क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ जाता है। और दूर से दिखाई पड़ने का असल में कारण क्या हो गया, क्योंकि जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है और लो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो स्कैटरिंग ये नहीं करता, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, दूर से हमें दिख जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कर दीजिएगा 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं आप लोगों से रात के 10 बजे। 10 बजे आपको पॉलिटी के हम आपको अगले चैप्टर एनसीईआरटी के 9th क्लास के अगले चैप्टर के एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आएंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।